अब वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम भी नहीं है क्या? सही करके भी होता है, स्विच ऑन। अच्छा चेक कर लो कॉस्ट है कॉस्ट। अच्छा ठीक है, और इसमें वीडियो का भी तो रहेगा भी हमारी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजुअल है तुम सभी को? स्क्रीन दिख रही है सभी को? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? ग्रेविटेशन, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, और इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सेकंड पार्ट है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा, और लास्ट है जो हमारे केप्लर्स लॉज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस बीच में ही ऑर्बिटल स्पीड, मतलब जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनके लिए डिस्कशन होगा, और फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले से। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, इस चैप्टर की जो अहमियत है वो मिनिमम 2 क्वेश्चन से लेकर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे भी, है ना, और डेली इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशन की जो शुरुआत है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो निकोलस कोपर्निकस से लेकर के बाद में केपलर, और केपलर के बाद न्यूटन, और उसके बाद कैवेंडिश क्या पहुंचा। मतलब इन साइंटिस्ट ने मिलकर के, सभी ने मिलकर के, हाँ बिल्कुल, अस्तित्व तो ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब जब तक ये चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है एनालम और बाकी सारी चीजों से, तो मेरे ख्याल से चैप्टर को मैं बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को, ठीक है, और जो तुम्हें लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेना, नोट करना, ठीक है। तो मैं तुम्हें कह रहा था निकोलस कोपर्निकस से लेकर के लास्ट में जो हेनरी कैवेंडिश है, यहाँ तक लोगों ने, मतलब 4 साइंटिस्ट हैं मेन, निकोलस कोपर्निकस, देन केपलर, देन न्यूटन, देन कैवेंडिश, इन सब लोगों ने मिलकर के कंबाइनली इस पूरे चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है, बताता है कि कोई भी 2 पार्टिकल यूनिवर्स में कहीं पर भी सिचुएटेड हैं, वो एक दूसरे पर अपने मासेस की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, तुम देख सकते हो, जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है मासेस के प्रोडक्ट पर, और डिपेंड करता है 1/r² पर। मतलब जो उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, F is proportional to 1/r²। इन दोनों चीजों को क्लब कर दिया जाएगा तो एक कंबाइंड फार्मूला निकल के आता है, that is m1m2/r²। यानी जो फोर्स है that is proportional to m1m2/r²। हमेशा याद रखना, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर कोई m1 मास का ऑब्जेक्ट है दूसरे m2 मास के ऑब्जेक्ट को, जो कि r डिस्टेंस पर रखा है, एक फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज F21, फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फर्स्ट। इसी तरीके से m2 भी m1 पर अपनी तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, दैट इज फोर्स ऑन द फर्स्ट ड्यू टू द सेकंड, F12। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, इसलिए ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन कपल बनाते हैं। इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल होते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। मैग्नीट्यूड फोर्सेस के जो है वो सेम होते हैं बच्चों, और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब कहने का ये है कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर 10 न्यूटन का ही अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, और ये फोर्स हमेशा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेंगे। ये फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है? और इस फोर्स का जब हम डायरेक्शन को डायग्राम में शो कर देते हैं कि भाई जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये m1 कहते हैं और ये m2 कहते हैं, इनका ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है। अगर m2 पर फोर्स हम देखें तो अट्रैक्शन का ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन तो हमने यहाँ पर शो कर दी। अगर इनके बीच का डिस्टेंस x है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो डायरेक्ट फार्मूले से लिखते हैं, कैपिटल G m1m2/x²। यहाँ पर हमने देखा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 * m2 अपॉन r²। r क्या उनके बीच का सेपरेशन है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट हम लेते हैं कैपिटल G। इस कैपिटल G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हेनरी कैवेंडिश ने प्रूव की थी और ये वैल्यू होती है 6.67 into 10 raised to the power -11 यूनिट यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इस कैपिटल जी की एक वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। कैपिटल जी की जो भी वैल्यू निकल करके आई है, ना ये मीडियम पर डिपेंडेंट है, ना ये ऑब्जेक्ट्स के साइज शेप क्या है इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखे हैं, अर्थ पर है या किसी दूसरे प्लैनेट पर है, किसी भी चीज पर ये डिपेंडेंट नहीं है। इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। मेरा चैप्टर ग्रेविटेशन चल रहा है एक्चुअली, ये रहा चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। ठीक है, नहीं साइंटिस्ट के नाम तुम्हें याद नहीं रखने, ठीक है, वो तो बस तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मासेस की वजह से वो एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये हमें पता करना हो तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये फार्मूला याद रखेंगे, दैट इज g m1 / r²। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, r हमेशा याद रखना है, r क्या है, r उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है, और कौन सी डिस्टेंस है, उनके सेंटर ऑफ मासेस जो होते हैं उनके बीच का सेपरेशन है। जनरली न्यूमेरिकल्स में जो मासेस लिए जाते हैं वो पॉइंट मासेस लिए जाते हैं। तो अगर हम दो पॉइंट मासेस ले रहे हैं बेटा, तो पॉइंट मासेस के बीच के सेपरेशन को ही हम मान लेंगे। पॉइंट मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी उसी पोजीशन पर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये फार्मूला हमें याद रखना है, g m1 / r²। ये फोर्स का फार्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्टिव होगी। अब फोर्स को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो फोर्स जिस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मान लो इस डायरेक्शन को मैं कहता हूं कि ये डायरेक्शन जो है वो x डायरेक्शन है। ठीक है, अगर ये x डायरेक्शन है और मान लो ये जो m1 है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो f12 की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो हम i कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप होता है। ऐसे ही f21 की डायरेक्शन अगर हम देखें तो नेगेटिव x में है, तो उसको -i कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हम मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकें। क्या ध्यान रखना, जो कि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। क्या ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, दिस वैल्यू 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। दिस वैल्यू इज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने बता दी बच्चों, और ये तुम्हें याद रखनी। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो भी हमारे बहुत काम का है, याद रखो, m-1 i³ t-2। डायमेंशंस, यूनिट डायमेंशंस तुमने पढ़े होंगे, तो वहां पर इस g कैपिटल G की डायमेंशन में याद होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस तुमने वहां पर देखी होगी। ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर 2 है बेटा, अनुज, मॉड्यूल नंबर 2। एक बात और बता दूं, ये g की वैल्यू याद रखना न्यूमेरिकल्स में तुम्हें हेल्प करेगा। 6.67 into 10 to the power -11 ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी चाहिए। अब एक साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कह रहा है कि two spherical balls of mass 10 kg each are placed 100 meter apart. Find the gravitational force of attraction between them. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर हमसे फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एक्चुअली जब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए या वहां पर हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने तो तुम्हें क्या लग जाएगा, तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है या तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, f g m1 / r²। g की वैल्यू पुट करेंगे, मासेस दोनों सेम है इसलिए m1 और m2 वैल्यू सेम हो जाएगी। 10 × डिस्टेंस उनके बीच 100 मीटर है, 100 स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, विल गेट आंसर 6.67 into 10 to the power -30। बहुत साधारण सा एप्लीकेशन है फोर्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे, एक आध बार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आएंगे बेटा, जिसमें कहा जाएगा कि दो पॉइंट मासेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन r है और वो एक दूसरे पर फोर्स कुछ लगा रहे हैं f। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल के तौर पर ले लूं कि मान लो कि मास m है या m1 के दो, दूसरा मास m2 है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड f। ठीक है, अब तुमसे कहा जाएगा कि इन मासेस के बीच का जो सेपरेशन है वो डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, m1 यहाँ पर है और ये डिस्टेंस को 2r कर दिया जाए m2। अब तुमसे पूछा जाएगा कि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में। तो पहले f = था g m1 m2 / r²। अब f डैश की वैल्यू है g, मासेस वही है बेटा, m1 m2 पर डिस्टेंस को 2r कर दिया है तो 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा g m1 m2 upon 4r²। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये पूरा टर्म वही है f। तो हम लिख सकते हैं न्यू फोर्स f डैश विल बी 1/4 ऑफ द इनिशियल फोर्स। हाफ नहीं होगा बेटा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख लेते हैं, जो फोर्स का हमारा फार्मूला है f = g m1 / r²। तो अगर हम यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस के बीच का, मतलब जैसे m1 को अपनी जगह पर फिक्स रखते हुए m2 को हम पीछे बढ़ाते चले जाएं, डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं, तो फोर्स जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो अगर ग्राफिकली हम देखें f और r के बीच का रिलेशन, मतलब f और यहाँ पर r के बीच का हम रिलेशन देखें तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो फोर्स का यहाँ पर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये 1/r² कुछ ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा, कीपिंग मतलब m1 को अपनी जगह पर रखा और m2 को हम मूव कराते चले जा रहे हैं। जो r पोजीशन हम ले रहे हैं वो हम m2 की पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, और इस पोजीशन पर हमने m2 को रखा या फिर इस पोजीशन पर हमने m2 को रखा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/r² के अकॉर्डिंग हाइपरबोलिक वे में डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये ग्राफिकली याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पर याद रखना फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू मासेस। मतलब कहने का ये है कि अगर दो मासेस को मान लो हम अभी हवा में रखें, यहाँ पर अर्थ पर हमने कुछ d डिस्टेंस पर दो मासेस को रखा और इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इसी d डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर इन मासेस को हम पानी के अंदर ले जाएं तब भी इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उतना ही रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। क्लियर, क्योंकि ये जो फोर्स है ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटेशन
फोर्स मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन तो रिलेट कर रहा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी के लिए। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी डिपेंड्स ऑन नन ऑफ दीस। किसी भी चीज पर जी की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, अब किस चीज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि दो मासेस हैं, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय 4 मीटर इन एयर। ठीक है, हवा में 4 मीटर की दूरी पर है और इनके बीच में फोर्स मान लो लगा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब अगर मान लो हम इन मासेस को पानी में डिप कर दें, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, हर चीज को कांस्टेंट रखते हुए बेटा कि m1 यहाँ पर है और m2 इस पोजीशन पर है, डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर ही है। ठीक है, अभी हम वाटर में ले आए इसको, तो अभी भी फोर्स की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन ही होगी, बिकॉज फोर्स डिपेंड्स ऑन g m1 m2 by r स्क्वायर। मासेस तो सेम है, m1 और m2 वही रहे, पर उनके बीच में जो गैप है बेटा वो भी हमने चेंज नहीं किया। जी की वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी भी जगह के लिए जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स भी चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं दो पॉइंट मासेस या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर उनके बीच में सेपरेशन कांस्टेंट रखें हम और कांस्टेंट सेपरेशन रखते हुए उन ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें मीडियम में, किसी भी मीडियम में रख दें, तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को जैसे ये जो दो मासेस यहाँ पर हमने लिए थे m1 और m2, अगर इन दोनों मासेस को बेटा उठा करके इतनी डिस्टेंस पर हम मून पर ले जाएं, अर्थ से हम किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाएं या किसी सैटेलाइट पर पहुंचा दें, जैसे मून हमारे लिए अर्थ के लिए क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं m1 और m2 को इतनी डिस्टेंस 4 मीटर पर रख करके हम मून पर पहुंचा दें, तब भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा 10 न्यूटन ही होगा। मासेस पर डिपेंडेंसी है ग्रेविटेशनल फोर्स की, डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी है, लेकिन मीडियम कौन सा हमने सेलेक्ट किया है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब इन दो मासेस को हम वाटर में डाल दें उतनी डिस्टेंस को फिक्स करते हुए, या फिर निकाल करके फिर हम ऑयल में डाल दें, या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर ले जाएं, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एट a distance d apart is 10 न्यूटन। If these masses are taken to moon and kept at the same separation, then the force between them will be, कितना होगा जल्दी बोलो, 10 न्यूटन ही होगा। Is that clear to all of you? ठीक, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो। पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास 3 पॉइंट मासेस है, एक है पार्टिकल नंबर 3, एक है 2 और एक है 1। अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द थर्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड, इसके मास को अगर हम m1 कहते हैं, इसके मास को हम m2 कहते हैं और इसके मास को हम m3 कहते हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन m3। तो बेटा m3 पर फोर्स लगाने वाले जो हैं वो दो लोग हैं, एक है m1 और एक है m2। तो जो m1 है, मान लो ये सेपरेशन, सपोज ये सेपरेशन है d और ये सेपरेशन भी d है, तो इस थर्ड वाले मास पर जो फोर्स लगाने वाला है वो है m2। कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का, और m1 भी इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का। तो अगर हम m3 पर देखें तो एक तो आएगा फोर्स ड्यू टू 2 और एक आएगा फोर्स ड्यू टू 1, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर हम नेट फोर्स ऑन m3 लिखेंगे f नेट इस पर ऑन m3, तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2। क्योंकि फोर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ लगा है। अगर 1 सेकंड के लिए हम इस डायरेक्शन को x एक्सिस कह दें, तो दोनों ही जो फोर्सेस लग रहे हैं m3 पर वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों फोर्सेस को डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं और नेट फोर्स को लिखेंगे अलोंग x डायरेक्शन, या फिर हम x डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सबमिट में कर दें। तो यहां पर f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 इज फोर्स ड्यू टू, पहला है m1, तो बेटा ये हो जाएगा g m1 m3 अपॉन इनके बीच में सेपरेशन है 2d, तो 2d का स्क्वायर, फोर्स ड्यू टू द सेकंड m3 पर, m2 की वजह से फोर्स हो जाएगा g m3 m2 अपॉन इनके बीच में क्या है d स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम नेट फोर्स लिख सकते हैं। अब ये फोर्सेस की वैल्यूज हमने निकाल दी, अब m1 और m2 की जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहां पर लिखें अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन आ गई। या इसको हम सिंपली नेट आई कैप लिख सकते थे, और करके हम लिख सकते हैं g m1 m3 अपॉन 4d स्क्वायर प्लस g m3 m2 अपॉन d स्क्वायर ब्रैकेट में आई कैप लिखते हैं। इससे हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी अलोंग द पॉजिटिव x m3 पर। अब अगर हम m2 पर फोर्स देखें, इसी क्वेश्चन में फोर्स ऑन m2 चेक करें, तो m2 पर यहां पर हम देख सकते हैं ये है, यहाँ पर है m3, यहाँ पर है m2 और यहाँ पर क्या था m1। तो m2 पर एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है m1, ठीक है, ये m1 m2 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है और इसको कहते हैं फोर्स ड्यू टू 1 m1 की वजह से, और m3 इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी तरफ लगाएगा, इसको हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू 3। तो m2 पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब अगर ये सेपरेशन हमने लिखा था d और ये सेपरेशन भी d है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, ये इस बात पर डिपेंडेंट होगा कि मासेस के जो प्रोडक्ट है वो किसके बड़े हैं। हम मान लें 1 सेकंड के लिए, अगर हम मान लें 0 नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा, अभी 0 नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम मान लें let f1 is more than f2, sorry f1 is more than f3, f1 की वैल्यू बड़ी है, मतलब ये जो फोर्स है वो बड़ा है f3 के कंपैरिजन में, तो f3 वाले वेक्टर का साइज थोड़ा सा छोटा बना देता है। तो इस m2 पर एक नेट फोर्स आ जाएगा और नेट फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी, तो f नेट क्या हो जाएगा, f नेट इस पर m2 पर ये हो जाएगा f1 माइनस f2। ठीक है, और जहां पर f1 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और f2 की वैल्यू क्या है, g m2 into m3 अपॉन d स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, अगर m1 और m3 की वैल्यूज बिल्कुल सही अच्छा तुमने लिखा बेटा कि अगर m1 और m3 की वैल्यू सेम हो तो m2 का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम इस डायग्राम को देखें, जो सेकंड डायग्राम है हमारा, इस सेकंड डायग्राम पे आ जाएं, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था। इस
कॉन्सेप्ट को बेटा बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो उन फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। और ये चूंकि वेक्टर्स है तो वेक्टर रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली वो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, और डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो फिर हम उनका वेक्टर रिजल्टेंट देंगे, जैसा कि इस केस में है। मान लो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इस पर अगर हमें फोर्स देखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड एफ नेट ऑन m1, ये m1 है, मान लो ये m3 है और ये m2 है। m1 पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो m1 पर अगर नेट फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे 3 वाला m3 इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसको लिखते हैं फोर्स ड्यू टू 3 f3। ऐसे ही ये जो 2 वाला है वो m1 पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन हमेशा लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग होती है, मतलब m1 और m2 को जो मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ f2, ठीक है। फोर्स ड्यू टू द m2 उसको f2 कहते हैं, और फोर्स ड्यू टू m3 उसको हम f3 कहते हैं। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अब डिफरेंट होगी। अब हम यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर्स का पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब है अगर हम f2 का मैग्नीट्यूड लिखें, फोर्स f2 का मैग्नीट्यूड, हमने ऊपर एरो नहीं लगाया है, इसका मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा बेटा g m1 m2 अपॉन इनके बीच के गैप को हम d कहते हैं तो अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही m1 और m3 के गैप को भी अगर हम d कहते हैं तो f3 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बेटा ये हो जाएगा g m1 m3 अपॉन d स्क्वायर। अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ये आएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, सो दिस इज द नेट फोर्स f नेट। तो f नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 2 और 3 पे हो जाएगा f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जो फर्दर आगे वाला टर्म होता है ना 2 f2 f3 cos थीटा, ये टर्म जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस टर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें डायरेक्शन देखनी पड़ जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन हम यहाँ से अल्फा लिखना है इसको, तो एंगल भी हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज f2 मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय f3, तो इसकी हेल्प से हम अल्फा एंगल भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। cos 90 है बेटा, इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल क्या 90 है, तो आगे वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। चाबी समझ में आया। दो वेक्टर्स का जो हम रिजल्टेंट लेते हैं बेटा, आगे पेज पर तो मैं बता देता हूं कि दो वेक्टर्स अगर a और b हैं, तुमने पढ़ा भी होगा, अगर ये किसी एक एंगल थीटा पर हैं तो इनका रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम मेथड से निकालते हैं, और ये जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, ये है रिजल्टेंट, है ना। ये होता है r = अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे इस फॉर्म में दोनों वेक्टर्स f2 और f3 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और cos 90 0 होता है, इसलिए आगे का टर्म नहीं आया, ठीक है। हाँ ऋषभ मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो सभी लोग, सुनो ध्यान से। जैसे ऋषभ ने मुझसे पूछा है सर इन केस 1 मास m1 इज नॉट अफेक्ट द मास m2, करेगा बेटा। अच्छा बात बताओ, यहाँ पर 3 मासेस रखे हुए हैं m1 m2 और m3, तीन में से कोई भी दो मास एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, मतलब m1 m2 को भी अट्रैक्ट कर रहा है, m1 m3 को भी अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही जो m2 है वो m1 को भी अट्रैक्ट करेगा और m3 को भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही m3 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m1 को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बेटा तुमसे क्वेश्चन में हमेशा ये बताएगा कि किसी एक मास पर नेट फोर्स निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, देखो यहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिखा था फाइंड नेट फोर्स ऑन m3, तो सिर्फ हमने m3 पर नेट फोर्स निकाला है। अगर ऐसे ही हमसे कहता कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन m2, तो सिर्फ हम m2 पर फोर्स देखते m1 की वजह से और m3 की वजह से। अगर हमसे कहता कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन m1, तो केवल हम m1 पर फोर्स देखते m2 का अट्रैक्शन और m3 का अट्रैक्शन, समझे। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मास पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि बाकी के और मासेस पर फोर्स नहीं लग रहा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर ऋषभ? हाँ ठीक है बेटा। अनुपम cos 90 हमेशा नहीं होगा बच्चे। अभी देखो जैसे इसी क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो बेटा, समझो पहले। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमने m1 पर फोर्स देखा तो m1 पर फोर्स आया, अब मैं यहाँ पर एक आगे स्लाइड पर यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो तुम लोग पूछ रहे हो, मैं समझा देता हूँ। जैसे पिछला ही क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम ले रहा हूँ, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, समझा रहा हूँ। ये मान लो दो ये मासेस है, ये मास था हमारा 1 2 3, ठीक है, ये मास है 1, ये 3, ये 2 है ना। अभी हमने 1 पर फोर्स निकाला, तो 1 पर फोर्सेस क्या लगे, एक तो ये फोर्स लगा और एक फोर्स ये लगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 90। लेकिन अगर हम 2 पर फोर्स देखते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, जैसे 2 पर फोर्स देखता मैं, तो 2 पर 1 की वजह से एक फोर्स आता और एक फोर्स 3 की वजह से आता। वो 3 और 1 का जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, 3 और 2 का लाइन ऑफ जॉइनिंग है, उसके अलॉन्ग रहेगा। तो 3 और 2 का लाइन ऑफ जॉइनिंग अलॉन्ग है, तो 3 की वजह से फोर्स इस पर किधर आएगा, मतलब फोर्स ड्यू टू थर्ड, फोर्स ड्यू टू 1, ये फोर्स ड्यू टू 1 है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये फोर्स ड्यू टू 3 है और ये फोर्स ड्यू टू 2 है, इस पर फोर्स है, ये इस पर फोर्स है। ऐसे 3 पर अगर फोर्स देखें तो बेटा 3 पर जो फोर्स लगेगा वो तो एक तो लगेगा 1 की वजह से, तो ये फोर्स 1 की डायरेक्शन है, और एक फोर्स लगेगा 2 की वजह से, ये f2 की डायरेक्शन है। अब इनके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल मान लो एक सेकंड के लिए 30 डिग्री है, तो ये एंगल बड़ा 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हमें मान लो 2 पर नेट फोर्स निकालना होता तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते और नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में आता, और इसके लिए हम फार्मूला लिखते f बराबर इसके लिए नेट फोर्स अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस क्या था 2f1 f3 cos इनके बीच एंगल 30, तो cos 30 डिग्री आता। अब इसके लिए अगर नेट फोर्स लिखते हैं तो ये हो जाता अंडर रूट क्या f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60 डिग्री हो जाता, समझे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमने किस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स पूछ रहा है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। इस पर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 है, cos 90 0 होता है, इसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी ये बात, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पॉइंट masses are placed on the vertices of the square, then calculate net force on any one particle. किसी एक पर नेट फोर्स निकालना बेटा, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लो हम इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पोजीशंस के हिसाब से इनके नाम दे दें, इसको पोजीशन 1 कहते हैं, इसको पोजीशन 2 कहते हैं, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 4 है। अब इस थर्ड पोजीशन पर रखे हुए मास पर हमें नेट फोर्स निकालना है, किसी भी एक मास पर हमें नेट फोर्स चाहिए, तो कोई भी एक मास सेलेक्ट कर लें, तो उस मास पर बाकी कितने मासेस दिख रहे हैं, 3 और दिख रहे हैं, तो वो 3 मासेस इस पर एक फोर्स कैलकुलेट कर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो M3 इस थर्ड पोजीशन पर रखे हुए मास पर हम नेट फोर्स निकालेंगे। इसी प्रोसेस को कि एक मास पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अलग-अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, और हम रिजल्टेंट फोर्स वहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी कांसेप्ट को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर बताया भी था तुम्हें, ये देखो यहाँ पर लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन द गिवन पार्टिकल ड्यू टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, दैट इज नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन। और ये वेक्टर सम है, ठीक है, मतलब फोर्सेस को हमें ऐड करना है वेक्टर्स के मेथड को फॉलो करते हुए। दिस मींस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, ठीक है, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। चलो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमें करना क्या है, फोर्सेस देखने हैं। तो अलग-अलग पोजीशन पर जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम देखें, जैसे M3 पर अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो एक तो 1 का लाइन ऑफ जॉइनिंग ये है बेटा, 1 और 3 की लाइन ऑफ जॉइनिंग, और 2 और 3 की लाइन ऑफ जॉइनिंग लिखी रही है, और 4 और 3 की लाइन ऑफ जॉइनिंग ये है। तो फोर्सेस देखते हैं, पहले 1 की वजह से इस पर फोर्स आएगा, एक इस लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग अट्रैक्शन का फोर्स है ये, दिस इज फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट पोजीशन। और अगर इस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो F1 की वैल्यू लिखेंगे G M1 M2, मतलब इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, दोनों मासेस सेम है तो m स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल बेटा होता है √2 टाइम्स ऑफ a, इसका स्क्वायर करोगे √2a का होल स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा G M स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये F1 की वैल्यू है और डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है, F1 दिख गया। ऐसे ही अब हम 2 की वजह से इस पर फोर्स देखें तो फोर्स ड्यू टू द 2 वो इस डायरेक्शन में आएगा F2, और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट यानी कि G M स्क्वायर अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है a स्क्वायर, ये हो जाएगा F2, और डायरेक्शन यहाँ पर शो कर दी गई है। ऐसे ही अगर फोर्स वाले की वजह से फोर्स देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसको हम F4 कहते हैं, और F4 का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो आ जाएगा G M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी F2 और F4 के मैग्नीट्यूड क्या है, F2 का मैग्नीट्यूड F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम F4 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लें। हम जानते हैं जब भी दो फोर्सेस इक्वल हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में 45 डिग्री पर आ जाता है, ठीक है। ये वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं इस चीज को। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे F4 और F2 का, देखो यहाँ पर अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं, ये बेटा डायरेक्शन है F4 की और ये डायरेक्शन है F2 की। F4 और F2 का हम रिजल्टेंट निकालेंगे और वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री। किसी भी एक वेक्टर की डायरेक्शन से हम देखें, मतलब ये एंगल देखें या फिर ये एंगल देखें, दोनों सेम होंगे 45 डिग्री, और ये रिजल्टेंट कहते हैं F24 है, 2 और 4 F2 और F4 का रिजल्टेंट, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F24 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो हम F4 की जगह F2 लिख सकते हैं, तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि F2 √2, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू बेटा क्या है, F2 की वैल्यू याद है G M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू √2, मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा F24 इस डायरेक्शन में। और F24 की जो डायरेक्शन बेटा वही डायरेक्शन में क्या लग रहा है, उसी डायरेक्शन में F1 भी है, यानी कि जो F1 की डायरेक्शन है और F24 उनकी डायरेक्शन सेम आ गई। तो अगर हम नेट फोर्स लिखें, नेट फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल, तो ये हो जाएगा F1 प्लस F24, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर सकते हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F1 की वैल्यू में बताइए G M स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और F24 की वैल्यू आ रही है √2 G M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम G M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लें, बेटा आ जाएगा 1/2 प्लस √2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा G M स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, अगर हम 2 एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो 1 + 2 √2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन दी है यहाँ पर, द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे यहाँ पर अगर मान लें, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, M1 है, M है और M2 है। हमसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पता करना है। तो M1 के लिए तो बेटा पॉसिबल ही नहीं कि उस पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए। क्या पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, क्या M1 पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो सकता है? जल्दी से सोच बताओ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रीजन ये है कि M1 पर इस M की वजह से एक फोर्स लगेगा, है ना, और फोर्स ड्यू टू स्मॉल m, और एक M2 की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू M2, और दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। ये फोर्स कुछ भी होंगे, कोई भी अमाउंट होगा, डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, और नेट फोर्स ऑन M1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेट फोर्स ऑन M1 will never be 0, ठीक है, नेट फोर्स ऑन M1 will never be 0, ठीक है। ऐसे ही क्या M2 पर नेट फोर्स 0 होगा? क्या M2 पर नेट फोर्स 0 हो सकता है? तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन M1 एंड M2। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? M1 और M2 पर नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब M की बात करो, स्मॉल m की बात करो, स्मॉल m की बात करें फॉर स्मॉल m। तो स्मॉल m पर एक तो M1 की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, फोर्स ड्यू टू M1, और एक M2 इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है F2। मतलब अगर स्मॉल m की बात करें, ये स्मॉल m है और इधर है M1 और इधर है M2, इस स्मॉल m पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, फॉर नेट फोर्स ऑन M टू बी 0, उसकी कंडीशन क्या है? F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो F1 क्या है? हम लिख सकते हैं G M1 into स्मॉल m अपॉन इनके बीच का गैप क्या है? R स्क्वायर, और F2 का जो मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस R है बेटा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस है D - R।
तो ये हो जाएगा g m2 into small m upon d minus r का होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन है, तुम चाहो तो यहाँ से m को कैंसिल भी कर सकते हो दोनों तरफ। कुल मिलाकर के सिर्फ हमें यहाँ पर एक कंडीशन समझानी है कि इस m पर नेट फोर्स 0 होने की कंडीशन क्या है कि दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2 इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m पर 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल आशा कर जो तुम लिख रहे हो बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। फोर्स का 0 होना इस बात पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शंस क्या हैं। दो फोर्सेस अगर हैं और हम चाहते हैं दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाए तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर तीन फोर्सेस हैं और हम चाहते हैं उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए तो उसके लिए किन्हीं भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो हम इस तरह, ठीक है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे फोर्स हमने कहीं पे लिखा 10 न्यूटन है और ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन, तो 10 न्यूटन जो है यहाँ पर वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ईस्ट उसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्ट लिया गया है कि इसमें अगर हम एक कैपिटल एम मास है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करें, ठीक है, मतलब एक कैपिटल एम मास मान लो हमारा 1 kg का एक मास था, उसको दो टुकड़ों में बांटना है, तो वो दोनों टुकड़े कितने कितने मास के होने चाहिए ताकि उनको जब हम किसी एक डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच में जो फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? फोर्स की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, उसके लिए एक मास को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। जैसे मान लो हमारे पास 10 kg का एक मास था, 10 kg का कोई एक मास है, उसको दो पार्ट में तोड़ना है, तो 5 और 5 भी हो सकता है, एक हो सकता है 6 हो और एक 4 हो, एक 8 हो सकता है और एक 2 हो सकता है, 9 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। तो 10 kg मास को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में और किसी एक डिस्टेंस पर ही रखना है और हमें ये देखना है कि मासेस क्या हम लें ताकि फोर्स हमें मैक्सिमम मिले। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब डिस्टेंस एक ही रखनी है, जैसे ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर हमें इन दोनों मासेस को रखना है। इस m मास को तोड़ा हमने दो पार्ट में, एक m1 और एक m2, और इनको इस d डिस्टेंस पर ही रखना है। तो मान लो 10 kg था, तो एक बार हमने 9 और 1 लिया d डिस्टेंस पर फोर्स कैलकुलेट किया, फिर एक बार हमने इसको 8 और 2 रखा उतनी डिस्टेंस पर, एक बार 7 और 3, एक बार 6 और 4 उतनी डिस्टेंस पर रख के हमने बार-बार देखा। क्लियर है? तो हमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर मास के रेशियो के लिए, मास डिवीजन के लिए फोर्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, इस चीज को तो हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं क्योंकि जो फोर्स है बेटा मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। समझो इस बात को, समझो फोर्स जो है वो मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। हम मास अगर 9 और 1 लिया तो प्रोडक्ट कितना आएगा 9, 8 और 2 लिया तो प्रोडक्ट आएगा 16, डिस्टेंस तो सेम है। 7 और 3 लिया तो प्रोडक्ट आएगा 21, 6 और 4 लिया तो 24, 5 और 5 लिया तो 25। अब 5 और 5 की बात करके क्या करोगे, वही आ जाएगा फिर से। अभी इसको हम कम कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रही है, इस साइड कम हो रही है, इसका उल्टा करोगे ये बढ़ता जाएगा, 5 बार 6 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि फोर्सेस की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें कहां मिल रही है जब मासेस सेम है। ये तो एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देखना, लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं प्रूव करना हो तो उसके लिए तरीका ये है कि m मास को अपने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, स्मॉल m और दूसरा है कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब हम क्या करें, फोर्स की वैल्यू लिखें फॉर द d डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू जाएगी बेटा g स्मॉल m और दूसरा क्या है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लो, d स्क्वायर ले लो। इसको थोड़ा ओपन करो तो g अपॉन d स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल M इनटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू जो है वो हमारे सामने दिख रही है। अब जब कभी भी तुम्हें पता है बेसिक मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं, जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम लिखते हैं तो हम देखते हैं कि फंक्शन किस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर फोर्स डिपेंडेंट है स्मॉल m पर। स्मॉल m हमने क्या लिया है, स्मॉल m की वैल्यू से ही ये दूसरी वैल्यू डिसाइड होगी और उसी से फोर्स डिसाइड होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के साथ। वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल m है तो फंक्शन फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं m के साथ, क्या आ जाएगा g अपॉन d स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस पार्ट का तो स्मॉल m के साथ तो कैपिटल M माइनस d m स्क्वायर, m का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m। और हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं। तो जैसे तुम इक्वल टू 0 करोगे बेटा, यहाँ से m माइनस 2m बराबर आ जाएगा 0, यहाँ से m की वैल्यू बराबर 2m। तो क्या रेशियो चाहिए, स्मॉल m बाई कैपिटल M। अगर ये रेशियो चाहिए स्मॉल m बाई कैपिटल M दैट विल बी इक्वल टू 1/2। और मासेस देखेंगे अगर तो दोनों मासेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैपिटल M क्या था यहाँ पर 10 kg 10 और ये क्या है 5, तो रेशियो कितना आ गया, अगर कैपिटल M बाई स्मॉल m करेंगे तो 2 आएगा और अगर इसका उल्टा करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, जब मासेस सेम होंगे बेटा उस सिचुएशन में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन कब जब एक ही मास को डिवाइड करें दो मासेस में और उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना हो उस कंडीशन में। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर तुमसे कभी कह दिया जाए सेम क्वेश्चन तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा बेटा, उसमें भी वहां पर ये आएगा कि एक बड़ा चार्ज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या चार्जेस हम लें ताकि इसे एक डिस्टेंस पर रखने पर हमें जो फोर्स मिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम हो। तो सेम चीज है। ठीक है, कि मतलब जैसे हम एक मास को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में और हमने देखा जब वो दोनों मासेस सेम थे तब उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स किसी गिवन डिस्टेंस के लिए क्या है, मैक्सिमम आया। क्लियर? तो उसका मैथमेटिकल तरीका ये है, बाकी तुम चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो कि एक मास को जब दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो वो दोनों पार्ट के मासेस क्या होने चाहिए ताकि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे किसी एक गिवन डिस्टेंस के लिए। तो आंसर क्या है, दोनों मासेस सेम होने चाहिए, यानी एक मास को जब हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो किसी गिवन डिस्टेंस के लिए उनमें फोर्स मैक्सिमम लगेगा। इसके पहले का एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था बाद में देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब हमारे पास यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दो हमारे पास इक्वल मासेस हैं और किसी डिस्टेंस टू रखे हैं, तो इसके बाद ये इस पर एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इस मास की वजह से इस पर देखें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिखते हैं, और ये सेकंड वाला मास इसको इस वाले मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, g मास सेम है तो g m स्क्वायर अपॉन सेपरेशन 2r है तो 1 2r स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर लगा रहे होंगे, तो पहला पार्टिकल दूसरे को इतने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल पहले को अपनी तरफ इतने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि two particles of equal mass go around the circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction, मतलब एक दूसरे पर अट्रैक्ट कर रहे थे
हुए अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो हमें पता करना है इनकी स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ध्यान से समझना इस बात को, कि जब भी दो मासेस एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कहा जाए कि वो इस म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान सबसे पहले इस बात पर जाना चाहिए बेटा कि उनके मासेस जो है वो सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। उनके मासेस सेम हो या डिफरेंट हो, हर हाल में तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जब ये सर्कुलर पाथ घूमेंगे तो उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, उस सेंटर की पोजीशन, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसकी पोजीशन, और दोनों पार्टिकल्स का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, जब भी दो पार्टिकल म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर, और उन दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो एक ही जगह पर आना चाहिए। मासेस अगर सेम है तो ये सिचुएशन तुम्हें देखने को मिलेगी, मतलब ये जो सेंटर है वो यही इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास भी होगा। लेकिन अगर मासेस डिफरेंट हो गए तो सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है हैवी वाले पार्टिकल की तरफ शिफ्टेड होता है, और दोनों पार्टिकल जब घूमेंगे तो उनके सर्कुलर ट्रैक डिफरेंट होंगे। मैं समझाता हूं, जैसे ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, अगर पेन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच वाली पोजीशन पर आए, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच पोजीशन पर आए, तो इसके एक एंड पर और एक एंड पर अगर पार्टिकल है, सिर्फ यहाँ दो पार्टिकल है और इनका सेंटर ऑफ मास अगर बिल्कुल बीच में है, तो जब पार्टिकल दोनों घूमेंगे तो एक ही सर्कमफरेंस पर दोनों पार्टिकल घूम रहे होंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। कुल मिलाकर के ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे। दो पार्टिकल हो या तीन पार्टिकल हो, चाहे चार पार्टिकल का सिस्टम हो, अगर वो सर्कुलर मोशन करेंगे तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करेंगे। मतलब ये पोजीशन समझ लो कि सेंटर ऑफ मास की है, जो सर्कल का सेंटर होगा वही पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास भी होगा। कितनी बात तो समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? पार्टिकल्स जब भी सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे तो अपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उसके अबाउट ही कर रहे होंगे। बस अगर इतना समझ आ गया तो अभी इसी पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है। अब किसी भी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई ना कोई फोर्स वहां पर जरूर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फोर्स है, कौन सा? जो पार्टिकल पर लग रहा है वो है ग्रेविटेशन का फोर्स। तो यही फोर्स अगर पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। तो अगर हम किसी भी एक पार्टिकल की बात करें, जैसे पार्टिकल ए कहते हैं या बी कहते हैं, अगर हम लिख रहे हैं फॉर पार्टिकल ए टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी भी एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि कोई एक फोर्स वहां पर हो जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हमेशा। पार्टिकल की पोजीशन कुछ भी ले लो, जैसे पार्टिकल मान लो ये घूम करके ये ए वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, तो बी वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, ये पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से ये फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो किसी एक पार्टिकल पर लग रहा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर पार्टिकल ए टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर लिख सकते हैं required centripetal force is provided by gravitational force। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो centripetal force हमें चाहिए that is given by the gravitational force। तो centripetal force किसी एक पार्टिकल के लिए यहाँ पर m मास का कोई पार्टिकल, जैसे पार्टिकल a की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल a के लिए centripetal force की वैल्यू हो जाएगी mv² r, या फिर हम mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, mv² लिखते हैं बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स है gm² अपॉन यहाँ पर क्या है 4r², और यहाँ पर रेडियस क्या है कैपिटल r, यहाँ कैपिटल r लिख देंगे। तो इसकी हेल्प से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करके स्पीड की वैल्यू कितनी होगी किसी एक पार्टिकल की। जो पार्टिकल ए की स्पीड है वही पार्टिकल बी की भी स्पीड होगी। ठीक है, रीजन बता दें पार्टिकल ए और बी की स्पीड क्यों सेम होगी बेटा, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स का जो सर्कमफरेंस है जिस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो सेम है, इनका रेडियस क्या है सेम है, इसलिए इनकी स्पीड सेम होगी। अगर ये v स्पीड से चल रहा है तो ये भी v स्पीड से ही चलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समराइज करता हूं। फोर्स को समझने बेटा एक सेकंड, फोर्स जो लग रहा है ना दो पार्टिकल्स के बीच में वो कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स कांस्टेंट है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है तो सर्कमफरेंस भी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे पर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो ये अंदर की तरफ मूव करते चले जाएं और फिर सर्कुलर ट्रैक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे। क्लियर है? अब जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था वो सिर्फ ध्यान से, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो इक्वल मासेस हैं, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन का लग रहा है और उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो स्पीड बताओ। तो सीधी सी बात है, जब दोनों मासेस सेम होंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उस पोजीशन के अबाउट ये दोनों पार्टिकल घूम रहे होंगे। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास इनका बिल्कुल मिड पॉइंट पर आएगा। अगर इनके बीच का जो गैप 2r था तो उसका बिल्कुल मिड पॉइंट क्या है r डिस्टेंस पर मिड पॉइंट मिलेगा। ये o से m की डिस्टेंस या o से मतलब o से a की डिस्टेंस या o से b की डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इस वजह से इनकी सर्कमफरेंस भी सेम है। लेकिन अगर o से a की डिस्टेंस और o से b की डिस्टेंस डिफरेंट हो जाती, और ये तब होता जब इनके मासेस डिफरेंट होते, तो इनके सर्कुलर ट्रैक भी डिफरेंट हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन में मैं तुम्हें यही दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, दोनों मासेस डिफरेंट हैं, आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम in a circular orbit of radius capital R and small r respectively due to the mutual attraction. Which of the following formula is applicable? कहने का मतलब ये है बेटा, एक मास है हमारे पास यहाँ पर, एक है कैपिटल M, ठीक है, ये कैपिटल M है और यहाँ पर मान लो ये स्मॉल m है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है कैपिटल M बड़ा है तो इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में नहीं होगा, हैवी वाले मास की तरफ शिफ्टेड होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इधर कहीं पर होगी, यहाँ कहीं पर वेरी क्लोज टू कैपिटल M, ये है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो सेंटर ऑफ मास से पहले पार्टिकल की डिस्टेंस ये डिस्टेंस कैपिटल R है और दूसरे पार्टिकल तक की डिस्टेंस ये स्मॉल r है। ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के अबाउट ही घूमेंगे, लेकिन इनकी डिस्टेंसेस अलग अलग होने से इनकी जो सर्कमफरेंस है पाथ है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभिनव मुखर्जी, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अभी तुमने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है अगर तो तुम्हें एक लाइन में मैं समझा दूं, सिर्फ एक लाइन में कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है।
सुनो, अगर हमारे पास एक डंबल है, बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास एक डंबल है इस शेप का, एक यहाँ पर मास है और एक ये रॉड है, इससे दूसरा मास जुड़ा हुआ है। ये डंबल है, रॉड जो बीच में कनेक्टिंग रॉड है उसका मास तुम नेग्लिजिबल मान लो, मेन मासेस ये है, मान लो ये 4 किलो का है और ये 4 किलो का है, ये डंबल है, और इस डंबल को हमें उठाना है इस तरीके से कि ये मासेस सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करें, रोटेशन ना हो। कहां से पकड़ करके इसको उठाओगे? मिड पॉइंट से, सेंटर से, मिड पॉइंट से। अगर तुमने सेंटर ऑफ मास नाम नहीं भी सुना है तब भी हम जानते हैं कि अगर ये दोनों मासेस जोड़े गए हैं, इक्वल मासेस हैं, रॉड से कनेक्टेड है और हमें रॉड को पकड़ करके उठाना है कुछ इस तरीके से कि रॉड रोटेट ना हो, तो हम बिल्कुल मिड पॉइंट से पकड़ करके इसको ऊपर उठाएंगे और ये दोनों सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे, मतलब मासेस ऐसे उठ करके ऊपर बढ़ जाएंगे, रोटेशन नहीं होगा। ठीक, पहली बात। अगर मान लो एक मास होता 4 kg का और दूसरा मास होता यहाँ पर 10 kg का, ठीक है, अब इसको किस पोजीशन पर पकड़ करके तुम उठाओगे ताकि सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशन ना हो? 10 kg के पास यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट होगा, अगर तुम बार-बार उठा करके अलग-अलग पोजीशन पर प्रैक्टिकल कर लो, एक बार बिल्कुल 20 से पकड़ करके उठाओ तो तुम देखोगे रोटेट हो जाएगा। फिर तुम अपने हाथ को शिफ्ट करो 10 kg की तरफ, थोड़ा, तो एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी जिस पोजीशन पर तुम जब फोर्स लगाओगे तो दोनों मासेस सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे, रोटेशन रॉड का नहीं होगा 10 kg की तरफ। तो इसका मतलब वो जो पोजीशन है बेटा, वो पोजीशन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बॉडी में वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो पूरा सिस्टम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, रोटेशन नहीं होगा। इतनी बात से भी मैं बता सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास क्या चीज है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पूरा सिस्टम क्या करेगा, और रोटेट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेट होगा। क्लियर? तो अब यहां पर जो हमारे पास दो मासेस है, कैपिटल एम और स्मॉल एम, हम मान लेंगे जो कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कैपिटल एम के क्लोज होगा, तो कैपिटल एम इस रेडियस कैपिटल आर पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और स्मॉल एम जो है स्मॉल आर रेडियस की सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा होगा। यानी कि हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, स्मॉल एम के लिए रेडियस ये कैपिटल आर है और कैपिटल एम के लिए रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल एम के लिए रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। जब कैपिटल एम घूम करके यहां कहीं पर पहुंचेगा, इस जगह पर कैपिटल एम पहुंचेगा, तो स्मॉल एम इसके जस्ट सामने यहां कहीं पर होगा, इस जगह पर स्मॉल एम होगा। क्लियर है? जब स्मॉल एम यहां कहीं पर आएगा तो कैपिटल एम किस पोजीशन पर आएगा, इस तरीके से ये घूम रहे होंगे और इनके जो सर्कमफ्रेंस है बेटा वो डिफरेंट हो जाएंगे। छवि क्या पूछ रहे हो बेटा, छवि क्या पूछा है तुमने, बोलो छवि, बोलो कहां पर 4R आ गया बेटा, कहां पर 4R आया है ये बेटा? सुनो मेरी बात सुनो छवि, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं तो बेटा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन चाहिए होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, तुम देख नहीं रहे यहाँ पर 2R है, यहाँ पर स्मॉल एम है बेटा, दूसरा स्मॉल एम यहाँ पर है, दोनों के बीच का गैप कितना है 2R। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे इस एम की वजह से, इस एम पर फोर्स ग्रेविटेशन का, या इस एम की वजह से ये पहले वाले एम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे तो बेटा इनके बीच का डिस्टेंस 2R है ना, तो g m1 into y इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 2R का स्क्वायर लिखेंगे, और जब हम 2R का स्क्वायर करोगे खोलोगे तो 4R स्क्वायर आ जाएगा ना। अब जो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सुन ध्यान से, फार्मूला कैसे आया ये बता रहा हूं, पहले सुन लो शुभम, परेशान मत हो। ये जो कैपिटल एम है या स्मॉल एम है, यहां पर आओ, यहां पर जो दो मासेस दिए हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, दोनों का अलग देखो, इस कैपिटल एम और स्मॉल एम ये एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, कितना लगा रहे होंगे, केवल हम यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r प्लस स्मॉल r, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स या स्मॉल एम पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा g कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का गैप r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और किसी भी एक पार्टिकल के लिए जैसे स्मॉल एम की अगर बात करें तो स्मॉल एम को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे। तो स्मॉल एम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे स्मॉल एम के लिए। तो स्मॉल एम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो है g कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। स्मॉल एम के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स स्मॉल एम के लिए होगा इस मास m v स्क्वायर बाय रेडियस, ये सेंटर है जिसके ऊपर घूम रहे हैं, यहां से स्मॉल एम तक की डिस्टेंस क्या है स्मॉल r, तो m v स्क्वायर बाय r। अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, एंगुलर स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा, तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाय r या फिर m r ओमेगा स्क्वायर होता है, v की जगह अगर हम r ओमेगा रखते हैं तो ये आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं स्मॉल m r ओमेगा स्क्वायर, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, ये है फॉर स्मॉल m। कैपिटल m की अगर बात करें फॉर कैपिटल m, तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही है g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, लेकिन इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m की जगह आ जाएगा कैपिटल m और डिस्टेंस कैपिटल r इनटू ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है, क्यों सेम है ये भी समझ लो, ये दोनों हमेशा एक ही लाइन के अलोंग रहेंगे, मतलब m1 और m2 हमेशा एक ही लाइन पर सिचुएटेड होंगे। कैपिटल m और स्मॉल m यहां पर था, जब ये घूमेंगे तो इस तरीके से घूमेंगे, जितने टाइम में कैपिटल M अपना पूरा एक राउंड लगाएगा उतने ही टाइम में स्मॉल m का भी राउंड कंप्लीट होगा, क्योंकि कैपिटल M को राउंड कंप्लीट करके जितने टाइम में वो यहां पर पहुंचेगा इस पोजीशन पर, स्मॉल m को भी अपनी इस पोजीशन पर आना पड़ेगा। तो स्मॉल m और कैपिटल M का टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का सेम है तो दोनों की एंगुलर स्पीड भी सेम होगी। ठीक है, और ऐसे भी समझ लो कि कैपिटल M और स्मॉल m की ये जो पोजीशंस यहां पर शो की है मैंने, अगर स्मॉल m यहां से मूव करके यहां पर पहुंचा है इस पोजीशन पर, मतलब पोजीशन A से A' पर, तो उतने टाइम में ये B से B' पर पहुंचा है, तुम देख सकते हो इनका एंगल वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से क्या है, एंगल भी सेम होंगे। तो एंगल कवर्ड इन अ गिवन टाइम
एंगल सेम है, टाइम भी सेम है, तो एंगुलर स्पीड भी सेम होगी। क्लियर? अरे यार एक ही लाइन पर तो होंगे, दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो उनका लाइन ऑफ ज्वाइनिंग तो एक ही होगा कोई। जैसे ये पेन है, इस पेन का ये एक टिप और ये टेल, ऐसे समझ लो, जब इसको घुमाएंगे तो टिप और टेल हमेशा एक ही लाइन के लॉन्ग ही तो रहेगा, है ना? जानवी जी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर सर्कुलर मोशन के दौरान या तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं या तो हम सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं। एक ही समय पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हम दोनों बातें नहीं करते, क्योंकि जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं बेटा, या तो हम इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं या तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए या तो तुम सेंट्रीपिटल की बात करो या सेंट्रीफ्यूगल की बात करो, ठीक है? सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो मैं और चीजें जल्दी समझ में आएंगी। यूनिट ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। इस केस को हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम प्रॉब्लम। ये बाइनरी सिस्टम प्रॉब्लम कहलाता है, ठीक है? मेरे ख्याल से स्मॉल एम और कैपिटल एम की दोनों के लिए जो इक्वेशंस लिखी है तुम्हें समझ में आ रही होंगी। बोलो, समझ में आ गया सभी को? बाइनरी मतलब दो पार्टिकल का सिस्टम है यार। अच्छा एक बात और सुनो, सुनो सभी लोग, कि यहाँ पर अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम सेम हो जाते, कैपिटल एम और स्मॉल एम अगर सेम हो जाएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर भी सेम हो जाएगा, यानी कि फिर वो हमारा प्रीवियस वाला केस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर मासेस डिफरेंट है तो ये केस है हमारे पास बाइनरी सिस्टम, और मासेस अगर सेम हो जाएंगे तो वो डायग्राम आ जाएगा जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया, एक ही ट्रैक होगा। तो ये दो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, तो इनकी प्रैक्टिस कम से कम 2 से 3 बार कर लेना, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना तुमसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल एम के लिए कंडीशन पूछी जा रही है, तो कैपिटल एम की अगर कंडीशन पूछ रहा है बेटा, तो कैपिटल एम पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो बस कैपिटल एम का सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे देखोगे कि कैपिटल एम का सर्कुलर रेडियस क्या है वो तुम्हें पता चल जाए, तो कैपिटल एम उसका रेडियस आर स्क्वायर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? ठीक। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर 3 पार्टिकल का सिस्टम ले लिया है। अब एक बात सुनो, तुम्हारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है, अगर 2 पार्टिकल के लिए क्वेश्चन है तो मासेस सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जो भी हम लोगों ने देख लिया, जिसमें मासेस म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो उसमें मासेस सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर पार्टिकल 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे 3 पार्टिकल सिस्टम हो जाए या 4 हो जाए, मैक्सिमम 4 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनमें मासेस हमेशा सेम लिए जाएंगे, उसमें फिर मासेस डिफरेंट नहीं होंगे, क्योंकि फिर सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत आएगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 पार्टिकल का एक सिस्टम है और उनको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखा गया है, तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस ये रही, इनको नाम दे दिया गया ए बी और सी, यहाँ पर एम मास रखा गया है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इन तीनों पार्टिकल सिस्टम का वो इस सर्कल का सेंटर ही होगा, क्योंकि सेम मास सेम है। अब कहा जा रहा है कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करें तो हमें पता करना है कितनी स्पीड से घूम रहे होंगे। तो सीधी सी बात है कि किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला हम नेट फोर्स निकालें और वो नेट फोर्स उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इस एक पार्टिकल की बात करें तो इस ए पार्टिकल पर ये बी फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, और एक ये सी लगाएगा फोर्स अट्रैक्शन का। एफ ए बी और एफ ए सी इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट जो है वो आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द नेट फोर्स ऑन ए। अगर हम ऐसे बेटा ड्रॉ कर लो यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये मास ए है बेटा, ये मास बी है और ये मास सी है, तो बी वाला इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अपनी तरफ सी वाला इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं ए पर। अब इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स आएगा, जो पैरेललोग्राम से हम जानते हैं कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये है नेट फोर्स ऑन ए जो यहाँ दिखाया गया है, और इस नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर आ रही है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि यही जो नेट फोर्स है ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। पहले तो हम एफ ए बी की वैल्यू निकालें, ये डिस्टेंस ए है, मतलब बी की वजह से ए पर लगने वाला फोर्स एफ ए बी, तो एफ ए बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। ऐसे फोर्स ड्यू टू सी, एफ ए सी की वैल्यू भी बेटा सी ए पर जो फोर्स लगाएगा और जी मास ऑफ ए मास ऑफ सी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये फोर्सेस तो आ गए सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया? ओ सॉरी, अच्छा बस एक सेकंड, इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल कितना है, ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो एफ ए बी और एफ ए सी का रिजल्टेंट तो हम निकाल सकते हैं, वो फार्मूला याद है ना रिजल्टेंट वाला, नेट फोर्स एफ बराबर हो जाएगा अंडररूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर, है ना? बस एक सेकंड और चाहिए मुझे, अगर तुम कहोगे तो मैं बस ध्यान दिया मैंने, एफ ए सी का स्क्वायर प्लस इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 एफ ए बी एफ ए सी इनटू cos 60। इसकी हेल्प से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है? तो नेट फोर्स निकाल करके जो भी वैल्यू आएगी, नेट फोर्स को हम कह रहे हैं एफ ए, हम लिखते हैं यहाँ पर नेट फोर्स ऑन ए। इसको निकाल करके बस हम क्या करेंगे, वो बराबर कर देंगे ए के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है? चलो इसको यहाँ स्लाइड में तो मैं सेंड कर दूंगा, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना, है ना? फिर इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार देख लेना इसको, है ना? एक बार पढ़ के देख लेना, और जो भी नहीं समझ आएगा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।